अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंज़रमा बड़ा एक्टिव होता चला जा रहा है। आपने देख लिया कि किस तरीके से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी डिली डैलिंग देख रहे हैं आप। किस तरीके से अब उन्होंने डिसाइड किया है कि फिर टाइम बाय करने के लिए वो जाएँगे पेशावर हाई कोर्ट में, डिवीज़नल बेंच के पास जाएँगे, उसको डिले करवाएँगे, उधर से फिर अगर नहीं फ़ैसला आता तो फिर अपना सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँगे। तो ये जो सारी सूरत हाल इस तरह चल रही है, साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फ़ैसले हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रा बेहतर होने शुरू हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा होगा जस्टिस औरंगज़ेब साहब जो हैं, उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ल हुकूमत जो है, वो इलेक्शंस को डिरेल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि खौफ़नाक निज़ाम जो है, वो उससे चल रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ़ ने जो किसान कॉन्फ्रेंस है, उनसे बातचीत की है नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन पे, और उनसे एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे ज़रा बचना चाहिए। ये सारी सूरत हाल जाँचने की कोशिश करते हैं और चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी अपने भाई जनाब सलमान आबिद साहब से। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सरार साहब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये मुझे बताएँ कि टू स्टार्ट विद जो खबरें आ रही हैं अभी, मैंने सुना कि उमर डार जो हैं, उनको भी अगवा कर लिया गया है, और उधर से हम देख रहे हैं कि उनकी जो वालिदा हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है। उनके जो कागज़ात वग़ैरह हैं, वो भी उनके ऊपर भी एतराज़ात वग़ैरह लगा दिए गए हैं। तो ये जो कागज़ात के ऊपर छीनने का मसला और ये अगवा बराए बयान जो है, इस तरह के सिलसिले अभी रुके नहीं जा रहे, अभी-अभी देखने को चल रहे हैं। डू यू सी देम स्टॉपिंग नाउ? नहीं, आपकी बात वजह है, अभी ये रुके नहीं हैं और इनकी हुँ। मुख्तलिफ किस्म की झलकियां जो हैं, वो हमें मुख्तलिफ किस्म के वाकयात की सूरत में देखने को मिल रही हैं। इसका जी। मतलब ये है कि जो लोग भी इस वक्त इंतखाबी अमल को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अपने तौर तरीके से पीटीआई पर दबाव बढ़ा रहे हैं और हुँ। पीटीआई के खास तौर पे जो उम्मीदवार हैं, जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनको उनके तजवीज़ कुनंदा, उनके तायीद कुनंदा, उनके हमायतियों, उनके घर वालों के ऊपर मुख्तलिफ दबाव जो है वो डाले जा रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि पीटीआई को हरासा करना है, उन पर दबाव डालना है कि वो इंतखाबी अमल से दूर रहें और लोग इंतखाबात में अपने कागजात वापस ले लें और पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ना करें। इस तरह का दबाव हम देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो पीटीआई ने एक बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवारों के राइट। कागजात जो है पूरे पाकिस्तान में जमा करवाए हैं। हर तरह बल्कि के दबाव के 2018 के इलेक्शन बावजूद, से ज़्यादा करवा ली हैं। जी, हर तरह के दबाव के बावजूद उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं और इस दफा कागजात जमा कराने वालों में एक बड़ी अक्सरियत जो है बुकला की भी है और हुँ। बुकला बरादरी भी जो है इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन जो जी। बात अभी आपने इंट्रो में कही है, अब इस्लामाबाद में पिछले 72 घंटों से जो खबरें चल रही हैं, वो हाँ। कोई अच्छी खबरें नहीं है और लगता किसके यह लिए? है कि इंतखाबात का जो अमल है, हुँ। उसमें कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। और जैसे आपने ठीक। कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो पेशावर हुँ। हाई कोर्ट भी जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहता है। मैंने आपको बताया था कि आईजी पंजाब जो है, वो अपने स्टाफ के पूरा ना होने का रोना रो रहे हैं। असातिज़ा हुँ। के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने इम्तिहानात में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। इस तरह के मुख्तलिफ तौर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, जिनसे इंतखाबात में कुछ अरसे के लिए डिलेइंग की जाए। उसमें हुँ। पीटीआई का जो बल्ले का निशान है, इसको बुनियाद बना लिया जाए। ये जो पेशावर में रिटर्निंग ऑफिसर वाला मामला हुआ है, इसको बुनियाद हुँ। बना लिया जाए और कुछ और इश्यूज को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में थोड़ा-सा डिलेइंग किया जाए। आपने देखा कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, उसमें भी 2-3 दिन जी। का शेड्यूल आगे किया गया है। उसकी हुँ। वजह ये है कि पीटीआई की जो फ़हरिस्त है, वो अभी तक उस तरह से जमा नहीं हुई है। उसको भी हाँ। एक डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक़्त लिया जाए। लेकिन वो लेकिन किस लेकिन हद तक सलमान भाई, कामयाब इसमें होते हैं। जी। इसमें ज़रा ये बताइए ना कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तो ये कह दिया गया था कि इलेक्शंस तो होंगे और हम उसके लिए तैयार हैं सिक्योरिटी देने के लिए, तो फिर भी डिली डैलिंग हो रही है। देखिए ना, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सामने आया है कि जुडिशरी जो है, वो हमारे मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है, जिससे इंतखाबात का बर वक्त होना जो है, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा या उसमें रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अभी इस वक्त इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़ा किया जा रहा है और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, तो उसकी बड़ी वजह जो है जुडिशरी, अदलिया और हाई कोर्ट्स के फैसले हैं, जो बिला वजह इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। मेरा उसमें मौकफ ये है कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आखिरी अल्टीमेट तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाना है ना।
अगर फैसले इलेक्शन कमीशन की सतह पे हो जाएं तो फिर क्या जरूरत है लोग हाई कोर्ट्स में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको तमाम तर इंस्ट्रक्शन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, ना उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, बल्कि खौफ और हरासा की जो फिजा है वो पूरी की पूरी बड़े तरीके से बढ़ाई जा रही है। इसलिए इस्लामाबाद में ये खबर गर्दिश कर रही है कि इलेक्शन शायद अपने वक्त पे ना हो सके, यानी 8 फरवरी को। इसमें कुछ अरसे का फिर डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये गेंद बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। और 2 जनवरी से आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस फाइज ईसा, वो भी ऑन बोर्ड हो जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बिहेव करती है। क्योंकि जैसे कहा गया था कि ये पत्थर की लकीर है, अब अगर उस पत्थर की लकीर को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई बड़ी मुजामत करती है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इस तरह की चीजें चली जाए जिसको बुनियाद बनाकर खुद ही इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको आगे करना पड़ जाए। लगता यह है कि अभी भी हमारे जो सियासी पंडित हैं उनकी कैलकुलेशन ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे जो हमने ड्राइंग रूम में बैठ के प्लान किए हैं, और उसमें जो मुजाहमत आ रही है आपने देखा ना। अब आप 3-4 स्टेट्समैन देखें, फजलुर रहमान साहब की फ्रस्ट्रेशन देखें, नवाज शरीफ साहब की फ्रस्ट्रेशन देखें और बहुत सी सियासी जमातों को देखें, तो लगता यह है कि गेंद उनके हाथ से निकली है। अब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का हामी नहीं था, ये तो बिला वजह पता नहीं हम पे मुसल्लत की गई है। फिर ये भी कह दिया कि इमरान खान को बकायदा हीरो बनाया जा रहा है इस पूरे क्राइसिस के अंदर, यानी एक आर्टिफिशियल तरीके से ये सारा बुरान क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, पीएमएलएन के लोगों को देखें तो वो पिछले 2-3 दिन से लगता ही है कि उनका बुनियादी मसला जो है वो इंतखाबी निशान बल्ला बन गया है। हर गुफ्तगू में वो बल्ले को तनकीद कर रहे हैं और साथ साथ इलेक्शन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर हमला है और ये एक तमाचा मारा गया है। तो एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो पीएमएलएन के अंदर भी देखी जा रही है। तो लगता ही है कि जो बैकर्स हैं उनके ट्वीट से भी नजर आ रही है फ्रस्ट्रेशन। जी, तो कुछ लगता है ऐसा है कि खिचड़ी कुछ पक रही है इस्लामाबाद में। इस खिचड़ी का हतमी नतीजा किस तरह से निकल के आता है, बज़ाहिर ये लगता है कि कुछ हो रहा है और हालात उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमें दिखाए जा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं हालात दिखाए जा रहे हैं, उसी हालात का एक मजहर ये भी देखें कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो जो काजी साहब का बेंच है उसमें से अतहर मिनल्ला साहब को निकाल दिया गया है और उनको बेंच 5 में भेज दिया गया है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि अतहर मिनल्ला साहब ने, आपको पता है कि पिछले दिनों में उनको मासूम करार दिया था और उन्होंने कहा था कि ये आपने क्या किया और किस तरीके से किया, वो अभी तक उनके ऊपर कोई केस जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका। तो इस चीज को आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखिए, ये एक रूटीन की कार्रवाई होगी। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्या है। अब जो कुछ होना है वो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होगा उसका अल्टीमेट गेम जो है वो बुनियाद नुक्ता जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अगर इलेक्शन अपने बर वक्त होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कलीदी किरदार होगा। अगर इलेक्शन में डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ही उसके अंदर कोई रास्ता निकालेंगे जिससे उनका किरदार भी नुमाया तौर पर सामने आ जाएगा। अब जज कोई भी हो, चाहे वो जस्टिस अतहर मिनल्ला वहां पे बैठे हो, मुसर्रत साहिबा बैठी हो या कोई और बैठे हो या चीफ जस्टिस साहब बैठे हो, ये गेंद अगर इलेक्शन को डिलेइंग करने की कोशिश की गई बजरिया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको लेजिटिमाइज करे तो आप समझिए कि फिर ये सारा खेल जो है ये इसी तरीके से बनाया गया था कि इसमें इलेक्शन कमीशन भी होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी होगी, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, इसमें कुछ सियासी कुव्वतें भी होंगी जिनको ये इलेक्शन का जो सिस्टम है इस वक्त सूट नहीं कर रहा। लेकिन मैं कोई हतमी राय नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये खुद चीफ जस्टिस के ऊपर अब एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी साजिशों को या ऐसी मंसूबों को खुद नाकाम बनाए जो इंतखाबात को बर वक्त नहीं करवाना चाहते। लेकिन सलमान भाई, इसमें हम देख रहे हैं कि जो दूसरी अदालतें हैं, खास तौर पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जो अदालत है, उसके जो रिमार्क्स हैं उससे तो लग रहा है कि जुडिशरी में कुछ ना कुछ ऐसी आवाजें हैं जो चाहती हैं कि जुडिशरी की इज्जत जो है वो कायम रहे। उन्होंने कहा जी कि खौफनाक निज़ाम जो है वो चल रहा है, हुकूमत उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को डीरेल करना चाहती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के जो चेयरमैन है फिलहाल मौजूदा जो हैं और जो साबिक चेयरमैन है उनके लिहाज से हुकूमत जो है वो जानिबदार लग रही है और उन्होंने मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पीएमएलएन फजलुर रहमान कुछ इस किस्म का नैरेटिव बना रहे हैं कि जैसे मौजूदा क्राइसिस जो है वो जुडिशरी पैदा कर रही है और वो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना रही है, इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रही है, इलेक्शन कमीशन को बाईपास कर रही है।
अच्छा, ये जो लड़ाई बनाई जा रही है कि सारी मुंबा जो है खराबी का, उसको अदालतों पे डाल दिया जाए और बकायदा उसमें पेशावर हाई कोर्ट हो, उसमें लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस हो। आपने देखा ना जिस वक्त जस्टिस अतर मीनुल्लाह का पिछला फैसला आया था, तो कितनी तनकीद का निशाना बनाया गया था उसको मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्यों कह दिया कि जनाब ये इमरान खान साहब मासूम है। तो ये लड़ाई जो है जानबूझ के पैदा की जा रही है ताकि अदलिया को के ऊपर मजीद दबाव डाला जाए और उनको कहा जाए कि ये रुकावट बन रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, या ये पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करने की बजाय ये उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जैसे पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आया रिटर्निंग ऑफिसर्स का। अच्छा, अब सवाल ये है कि जुडिशरी को भी इस बात की अच्छी तरह का अंदाजा है। देखिए ना हमारा मसला क्या है, यही जस्टिस जो गुल हसन गुल साहब है, जिस वक्त ये पीएमएलएन के हक में फैसले दे रहे थे उस वक्त किसी को कोई इतराज नहीं था, लेकिन जब उन्होंने फैसला एक और दिया तो उनके ऊपर किस तरह के ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उनकी रिश्तेदारियां बताई जा रही हैं, उनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। फिर ये जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से दोबारा जुडिशरी पर हमला किया है और कहा है कि जनाब ये रिश्तेदारों पर मुश्तमिल है, उनकी पर्सनलाइजेशन की है। अभी मैं कल एमल वली खान का बयान सुन रहा था टीवी पर, उन्होंने बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट जो पेशावर हाईकोर्ट है उनको धमकी दी है और कहा है कि चंद महीने के बाद आप रिटायर हो जाएंगे तो आपसे निपट लिया जाएगा। अब इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जरा उनको एमल वली के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इन चीजों पे नोटिस लेना चाहिए जो बुनियादी तौर पे चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, आप उनके जजेस को धमकियां दे रहे हैं, आप उनके चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है, यानी उनको प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये सारी लड़ाई जो है जो बनाई जा रही है, ये मुझे लगता है एक नया बुरहान पैदा करेगी, एक नया क्राइसिस पैदा करेगी और इसमें इलेक्शन जो है वो खुद एक मुतनाजा अमल बनता जा रहा है सारा का सारा। अभी आप देखिए ना, अगर इलेक्शन डिले होता है तो फौरी तौर पे कहा जाएगा ये सारा जुडिशरी की वजह से हुआ। जुडिशरी की, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जुडिशरी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत बिहेव कर रही है, अब देखें ना ये जो शौकत खानम का जो फंड रेजर था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब उसमें क्या खतरा था, क्या मुसीबत थी? अब उसके बाद फिर हमने देखा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो भी मैदान में उतरे, उन्होंने ट्वीट भी किया और आज भी उन्होंने मुतालबा किया है कि फंड रेजर जो है उसको उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक तो मुझे ये बताएं ये क्यों कर रहे हैं, दूसरा मुझे ये भी ज़रा बताएं कि क्या सदर मुमलिकत को हम थोड़ा सा दोबारा एक्टिव होता हुआ नहीं देख रहे हैं? देखिए, सदर मुमलिकत ने काफी डिले किया सारे क्राइसिस के अंदर। बहरहाल वो सदर पाकिस्तान थे और उनको बड़े जोरदार तरीके से रेजिस्ट करना चाहिए था जो कुछ ये हो रहा था। उनकी ये वाली ट्वीट जो शौकत खानम के हवाले से आई है और उससे पहले जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी और उस तरह की चीजों के ऊपर ट्वीट किया कि जी उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, इंतखाबात लड़ने से एक सियासी जमात को बाहर निकाला जा रहा है। सदर पाकिस्तान को महज ट्वीट तक महदूद नहीं रहना चाहिए। सदर पाकिस्तान को देखिए, नहीं वो मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त खत लिखे, वो इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त खत लिखे, वो निगरान वजीर आजम को बराह रास्त खत लिखे कि जनाब ये क्या हो रहा है और किस तरीके से ये सारा निजाम चलाया जा रहा है। बहरहाल वो सदर पाकिस्तान है, उनका लिखा हुआ लेटर जो है वो मीनिंगफुल होगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसकी कोई अहमियत है और बताया जाएगा कि इस मुल्क को और इस रियासत के निजाम को जिसका मैं यहाँ पर सरबराह हूँ एक किस्म का, उसको किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह से लीड किया जा रहा है। वो महज ट्वीट करके अपने आप को ये कहें कि जी मैं पीटीआई को साबित करूं कि मैं बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ खड़ा हूं, ऐसा होता नहीं है। सदर पाकिस्तान ने इंटरवीन किया है। अब मसला ये है, जब आप छोटे लोग हो जाएं और सियासी बोने बन जाएं तो आपके अंदर तासुब, नफरत इस तरह हद तक चली जाती है कि आप एक समाजी प्रोजेक्ट को भी जो है ना निशाना बना लेते हैं। आप उनकी जातियात, अब देखिए ना शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ है, उनकी हथकड़ी बाकायदा वहां पे खुलवाई गई है। उन्होंने कहा कि मैं हलफ देता हूं कि मैं 9 मई को पूरे पंजाब में कहीं नहीं था, मैं सिंध में था, कराची में था, मेरी बीवी जो है वो हॉस्पिटलाइज थी और आप मुझ पे इस तरह के मुकदमे बना रहे हैं। अब ये जो चीजें हो रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर कहें कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं ये निगरान हुकूमतों का तजर्बा पाकिस्तान में यह आखिरी तजर्बा होना चाहिए, इसको आइंदा के लिए बंद कर देना चाहिए। ये सारा का सारा बोगस है। इसी तरीके से मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये मुतनाजा हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं इनकी मौजूदगी के अंदर मैं आपको एक और सवाल उठाता हूं। ये जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया सर, इसके फरीक थे अकबर एस बाबर साहब। अब अकबर एस बाबर साहब को इस फैसले के खिलाफ जाना चाहिए ना डिविजनल बेंच में या पेशावर हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाए ना। इलेक्शन कमीशन क्यों खुद फरीक बन रहा है? उसका तो काम ही नहीं है।
देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को बकायदा फरीक बनने की जरूरत नहीं है, जो मुतासरा फरीक है वो जाए। अब ऐसे लग वो रहा है जाए। कि जैसे मुतासरा फरीक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन खुद हाँ, को एक पार्टी के तौर पर पेश कर रहा है, यहीं से उनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो और ये नज़र आ जिस रहा तरह है। से कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ हुआ है और जिस तरह से उम्मीदवारों के साथ हो रहा है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। मां ये नहीं सिवाय किया। पोचा पार्टी के लिए जी हमने आईजी पंजाब को खत लिख दिया है, चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। तो मैं ये कहता हूं, मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार कह रहा हूं, इस इंतखाबात को इंतखाबात से पहले जो मुतनाज़ा बनाया गया है मुतनाज़ा उसमें कर। एक बड़ा किरदार इलेक्शन कमीशन का भी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके बुनियादी फ्रीक है जो सारे हाँ, मामलात को खराब कर रहे हैं। उसमें आप कोई करें। रास्ता निकालने की जरूरत थी ना। देखिए ना, हाँ, आप इंतखाबात से चंद दिन पहले आप ये बल्ले के निशान का मसला लेकर खड़े हो गए। भाई आप मुझे खड़े हो। बताइए, अगर आज ये 3 वाकयात हैं, आपको बताता हूं। पहला वाकया था, एक जमाने में पीपल्स पार्टी से उनका इंतखाबी निशान लिया गया था, ठीक है ना जी। दूसरा वाकया हुआ जब पीएमएलएन से साइकिल लेकर जो है उनको शेयर दिया गया था, लेकिन उनको मुतबादल निशान मिले थे सर। दिए थे, हाँ, यहां दिए थे। पीटीआई को मुतबादल निशान नहीं मिला, यहां हाँ, पीटीआई को बतौर जमात बाहर निकाला जा रहा है और कहा जा बल्कि रहा है कि ये डिसॉल्व किया जा जमात रहा है। इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। ये डिफरेंट वाकया है। तो इस हाँ, तरह हाँ, से इलेक्शन कमीशन का इतना प्रोएक्टिव होना एक सियासी जमात के खिलाफ और एक सियासी जमात को रोकना, मैं ये कहता हूं, मिसाल के तौर पर अगर आप उनको इंतखाबी निशान नहीं देते तो पीटीआई तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी, वो तो डिसॉल्व हो बतौर गई। जमात ही हिस्सा नहीं ले सकेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन अपने पॉलिटिकल मोटिव में बहुत हुँ, आगे तक जा चुका है और उसका ये जाके चैलेंज करना जाहिर करता है ये उसका अपना वो एक ट्रिक पर्सनल बन एजेंडा चुकी था। अकबर एस है। ठीक। बाबर उसके अंदर बतौर टूल इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आप ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो आर्मी चीफ साहब की आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, उन्होंने जो एक कन्वेंशन से खिताब किया जो कि किसानों का कन्वेंशन था, नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी एक तो सोशल मीडिया जो है ये बड़ा खतरनाक है और ये बड़ी गलत चीज़ें फैलाता है और फेक न्यूज़ फैलाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो बेसिकली ये कहते हैं जी कि स्टेट जो है वो ख़त्म होने जा रही है, खुदा न खास्ता। उन्होंने कहा कि ये कलमा के ऊपर जो 2 रियासतें बनी थी, एक रियासत तैयबा थी और दूसरी रियासत पाकिस्तान है। अब रियासत मदीना उन्होंने नहीं कहा, रियासत तैयबा कह दिया। तो ये जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि सोशल मीडिया वाक़ईतन इतना खतरनाक है? देखिए, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने अपनी एक नई ताकत पैदा की है हुँ, और उसने रस्मी मीडिया को, जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि रस्मी मीडिया में काम करने वाले लोग भी जो है उन्होंने भी खुद को, अपने आप को इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की दुनिया से जोड़ लिया है। हाँ, पहली बात तो यह है कि अब ये दुनिया की एक हकीकत है डिजिटल मीडिया। इसको आप तस्लीम करें ना करें, आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, आप इसको बंद करना चाहते हैं, आप इसको खोलना चाहते हैं, पहले तो ये मान लें कि ये आज की दुनिया की एक हकीकत है, एक बात। हुँ, दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को दुनिया में लोग उसको अपने नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। हुँ, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तौर पर भी देखें तो हिंदुस्तान कितना इसको इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इसको इस्तेमाल करती रही हैं। पाकिस्तान के हाँ, अंदर भी ऐसे लोग जो रियासत के निजाम से जरा नाला है, वो भी इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। हुँ, लेकिन अब जी, मसला ये है कि जो आर्मी चीफ ने बात की है, अब बिल्कुल वजह बात की है, बहुत से मसाइल उन्होंने निशानदेही की है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम ताकत के जरिए इसको दबा देंगे, हम जी, ताकत के जरिए इसको कंट्रोल कर लेंगे, हम ताकत के जरिए लोगों को गिरफ्तार करके, हिरासा करके उनको मारेंगे, उनको पीटेंगे, उन पे पाबंदियां लगाएंगे, तो उससे ये और उभार जो है उभरेगा, ये रुकेगा नहीं। इसका फिर एक रिएक्शन आएगा, एंटी रिएक्शन जिसे कहते हैं, एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा और उसके जरिए और एग्रेशन आएगी जो हमें देखने को मिल रही है। फिर एक और जो रियलिटी है जिसको समझने की जरूरत है, ये आज की नौजवान नस्ल की सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान में 60+% जो यूथ है, जो उसका जरिया है इजहार का, वो आज सोशल मीडिया है। तो इसलिए मैं बार बार ये अपना कसाना साहब कहता हूं कि लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है सोशल मीडिया की दुनिया के बारे में। आप देखिए ना, हमारे तालीमी निजाम में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कहीं सोशल मीडिया की तालीम उस तरह से नहीं दी जाती जिस तरह से हाँ, देने की जरूरत है। अभी हमारे यहाँ नए तौर पर साइबर पॉलिसीज, साइबर लॉज, साइबर क्राइम के बारे में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन ये बड़ी महदूद है। मैं अभी हुँ, पिछले दिनों एक लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में इसी मौजू पर एक लेक्चर दे रहा था, तो मुझे अंदाजा हाँ, था कि बच्चियों को तो छोड़े, असातिज़ा जो वहां बैठी हैं
उनको तक नहीं पता कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इसको हमने अपने हक में लेके आना है। तो बहुत से सवालात हैं जिनको इल्म के जरिए, तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए और शऊर के जरिए लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, अगर कोई समझता है ना कि इसको हम वन साइडेड होकर सिर्फ अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। अब रियासत के इस मुकाबले में रियासत के अंदर मुतबादल वॉइसेस हैं, उनकी ये ताकत है सोशल मीडिया, वो अपनी अल्टरनेट वॉइसेस को जनरेट करेंगे। अगर वो मिसिंग पीपल का इशू उठा रहे हैं, वो अगर डिस्पैरिटीज के इश्यूज उठा रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर के इश्यूज उठा रहे हैं, वो मिनॉरिटीज के इश्यूज उठा रहे हैं, वो आम आदमी के इश्यूज हैं, वो नौजवानों के इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स के इश्यूज हैं, वो रियासती निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, वो हमारे स्टेट क्राफ्ट के ऊपर कुछ सवालात उठा रहे हैं, तो अब आप इन सवालात को रोक नहीं सकेंगे। आपको इन सवालात का प्रॉपर तरीके से जवाब देना है, लोगों को एजुकेट करना है, उनके साथ खड़ा होना है, ताकि यही सोशल मीडिया कल आपकी ताकत बने, आपके ये ज्यादा लोग एम्बेसडर बने ना। तो मुझे लगता है कि आर्मी चीफ साहब ने जो बात की है, ये भी रियलाइजेशन करनी चाहिए कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया को अगर नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह रियासत के निजाम की अपनी खराबियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, और साथ साथ उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और खास तौर पर ये भी देखिए सलमान भाई, और रेगुलेट करने के लिए आप एकतरफा ना चलें, सारे स्टेक होल्डर को बिठाएं, उनके साथ डिस्कशन करें, उसके अंदर से एक कोई पैरेलल कोड ऑफ कंडक्ट निकालें जिसके ऊपर सब अमल करने के पाबंद हो, उसको तशहीर करें और फिर लोगों को उसके ऊपर एजुकेट करें। और खास तौर पे जब आपके साथ कौम खड़ी भी होती है, अभी आप जरा देखें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जिस तरीके से कौम डिफेंड करती होती थी हमारे तमाम इदारों को, अब वो चीजें जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है कि कौम जो है वो आपको देखिए ना, एक और क्राइसिस आ गया किसाना साहब, जो रिजीम चेंज के करैक्टर थे वो खुद ही विड्रॉ कर रहे हैं। आपने मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू सुना, आपने अख्तर मेंगल का इंटरव्यू सुना, आपने एमकेएम के लोगों का बात सुनी, आपने महमूद खान अचकजई का सुना, आपने राना सनाउल्लाह का सुना, आपने ख्वाजा आसिफ का सुना। वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें तो धक्का दिया गया था इस रिजीम चेंज के अंदर, और जब आपको धक्का दिया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि रिजीम चेंज एक कॉन्स्पायरेसी अमल था ना जी, साजिशी अमल था, और उस साजिश के नतीजे में जो रिएक्शन पैदा हुआ है सोसाइटी के अंदर वो भी तो हम देख रहे हैं ना। अब आप देखिए ना, ये जो अभी रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, जिन्होंने अपने हालिया आर्टिकल के अंदर पाकिस्तान का सिनेरियो खींचा है 2024 का, वो बड़ा खतरनाक है सर। उसमें आपकी इकोनॉमिक्स का सवालात है, उसमें आपकी पॉलिटिक्स के सवालात हैं, उसमें आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के सवालात हैं, उसमें आपकी इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन के सवालात हैं। ये सवालात जो पाकिस्तान के अंदर उठाए जा रहे हैं, अब इस पे कोई कहे कि जी आप खामोश होकर बैठ जाएं, आप ये सवालात ना करें और सिर्फ वो बोले जो हम बोलना चाहते हैं या हम दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा आज की दुनिया में आप फॉर्मल मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसमें एक और बड़ा मसला भी आ गया है, हमने बिला वजह अपनी पॉलिसियों के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया और बिला वजह उसके अंदर हमने शिद्दत पैदा किया है किसाना साहब, और लोगों के अंदर बिला वजह की नफरत और ताज्जुब और गुस्सा पैदा कर दिया है, और हमने यहाँ से बैठ के बाकायदा उनको गालियां निकाली हैं। यानी मुझे वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, अगर वो ये कहें कि ये मुर्दे दफनाने आते हैं, लाशें दफनाने आते हैं, इससे ज्यादा आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की क्या तौहीन कर सकते हैं सर। फिर उसके नतीजे में जो आपको वहां से क्राइसिस मिल रहा है वो भी आपसे संभाला नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को भी अपनी गलतियों का इतराफ करना होगा, महज सारा गुस्सा नौजवानों पर और डिजिटल मीडिया पे ना निकालें, कुछ अपने मामलात को भी दुरुस्त करने की कोशिश अपने को भी देखें। अच्छा ये जरा बताएं कि मोहतरम काकड़ साहब जो हैं उन्होंने बैन कर दिए तमाम न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को, और उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन के हवाले से हम कोई भी इस तरह की बात नहीं करने देंगे। तो क्या इसमें ये भी नहीं शामिल करना चाहिए था कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह से भी उसको ऐड कर लेते कि भाई फ़लस्तीन के साथ जो हमारे हालात हमने कर दिए हैं उसकी वजह से भी सेलिब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। काकड़ साहब के बयानात की क्या अहमियत है सर, वो तो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, फैसले की ताकत भी उनके पास नहीं है, वो अब एक नुमाइशी वजीर आजम है। अब आप देखिए ना, उनको बड़ा शौक है खिताब करने का मुख्तलिफ जगहों पर, बस वो खिताब करते रहते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, कभी नौजवानों को इकट्ठा कर लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसलिए मैं तो कोई बहुत ज्यादा सीरियस उनकी बातों को नहीं लेता, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, जो मैंने अभी आपके सामने कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का एक आर्टिकल का हवाला दिया है, वो बड़ा सीरियस क्राइसिस है। और कल भी मैं, इरफान कादिर साहब, जहांगीर जदून साहब और ताहिर मलिक साहब एक फोरम पे थे बरादरम सज्जाद मीर के साथ, और हम सबका इत्तेफाक ये था कि पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो स्टेट क्राइसिस हो गया है इस वक्त, उसको रिविजिट करना पड़ेगा। जब तक वहां से इस्लाह नहीं होगी ना, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस और आपका पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो ठीक नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारा क्राइसिस बहुत बड़ा हो गया है,
हम इसको बहुत नैरो होके ना एक दो लोगों के साथ जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे स्टेक होल्डर किसी ना किसी शक्ल में इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये काकड़ साहब का ये आपने जिक्र किया, इररेलेवेंट तो हो गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हैं। उनके सूबे से लोग मेहमान बन के यहाँ पे आए थे, जिनके ऊपर इन्होंने क्रैकडाउन करवाया। अब उन्होंने 7 डेज का इनको नोटिस दिया है कि आप हमारे मुतालबा तस्लीम करने, और अल्टीमेटम दे दिया है। तो ये मामला जो है, मुझे लगता है डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान का मसला ये है कि जब लोग इक्तदार में आ जाते हैं तो उनका बयानिया बदल जाता है, और जब वो इक्तदार से बाहर होते हैं तो इन्हीं बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो मिसिंग पीपल के ऊपर पॉलिटिक्स भी करते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं। अब मसला ये नहीं है कि कौन सही है और कौन दुरुस्त है, सवाल ये है कि आपको तो एक डायलॉग का रास्ता निकालना था ना। अगर किसी के मिसिंग पीपल हैं तो उनको इत्तेमाद में लें। अगर आप उसमें बराह रास्त शामिल नहीं है और आपके पास वो लोग नहीं है तो उनके साथ बैठ के डायलॉग किया जाए। पहले तो बिला वजह का उनको इश्तियाल दिलाया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनकी रैली के ऊपर उन रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई, फिर सर्दी के अंदर जो है उन पे पानी फेंकने की कोशिशें की गई हैं, गिरफ्तारियां हुई, उनको जबरी तौर पे यहाँ से धक्के देके बाहर निकालने की कोशिश की गई। तो ये तरीका भी ठीक तो नहीं है, इससे तो और ज्यादा एग्रेशन पैदा होगा, इससे और ज्यादा रद्द-ए-अमल पैदा होता है और एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। मुझे अभी भी ये लगता है किसाना साहब कि ये मैं नहीं कहता कि सारे नंबर्स जो वो पेश करते हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हों, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्टेट के दरमियान और इनके दरमियान संजीदा डायलॉग होना चाहिए और जितने भी उनके कंसर्न्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। बिला वजह इनको मुल्क दुश्मन और गद्दारी के साथ वो मैं देख रहा हूं कि बलूचिस्तान के एक वजीर तर्जुमान है, वो बिला वजह जो हर रोज कह देते हैं कि इनके ये फला एजेंट हैं, ये फला मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। अगर हैं तो फिर आप प्रॉपर तरीके से एविडेंस लेके आए, और अगर नहीं है तो बिला वजह इस तरह का प्रोपेगेंडा करके हालात को और ज्यादा खराब ना करें, ये आपके हक में नहीं है। और बिला वजह इसका दुनिया फायदा उठाती है कि देखिए जी पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वो मामला फिर खराब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, अगर मैं इंशाल्लाह आपसे इसमें रब्ता सिर्फ रहेगा। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। वो प्लीज जो प्लीज आपने कहा था कि कुछ चीजें तब्दील हुई हैं, अब आप देखिए कि 5-6 चीजें ऐसी हैं जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो पीएमएलएन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। पहले तो ये हुआ कि साइफर केस में इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई, उसके बाद इनको पेशावर से इंतखाबी निशान बल्ला मिल गया, उसके बाद खदीजा शाह की रिहाई हो गई वहां से, आज किसी वक्त सनम जावेद भी रिहा हो सकती हैं। फिर इतनी तमाम तर रुकावटों के बाद बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कागज जमा कराना, और ये सारी रिफ्लेक्शन जो है, या आपने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के रिमार्क्स, पेशावर हाईकोर्ट के जजेस के रिमार्क्स, और फिर जितनी फ्रस्ट्रेशन हमें इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के कैंप में नजर आ रही है, इसका मतलब है वो जो मैं आपसे लास्ट टाइम बात कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई निगोशिएशन किसी ना किसी शक्ल में चल रही है। और मुझे लगता ये है कि अभी ये निगोशिएशन का प्रोसेस मजीद चलेगा और कुछ रियायतें जो है वो शायद मिलेंगी। उसकी वजह, अच्छा इमरान खान के कागजात जो है वो पहले जमा हो गए हैं, अभी मंजूर होते हैं नहीं होते हैं, ये बहुत से सवालात हैं। और अब आपने देखा कि एक नया नैरेटिव पीएमएलएन ने पिछले 72 घंटे में उठाया है कि जी पहले 9 मई के वाकयात का जो है ना फैसला किया जाए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उसके बाद हम इंतखाबी अमल को देखेंगे। ये कैसे हो सकता है कि 9 मई को नजरअंदाज करके जो है ना हम इंतखाबी अमल की तरफ बढ़े? तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ रिफ्लेक्शन जो है ना उसने पीएमएलएन को खास तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब किया हुआ है। चलें इस पे जरा मजीद देखेंगे, अगले प्रोग्राम में इसकी जरा तफसीलात में जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।